morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम बेसिक सारी चीजें पढ़ चुके थे। रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड सो ऑन। हम जो पढ़ रहे थे वो थी थ्योरीज ऑफ काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स, और उन थ्योरीज में भी हम टेम्परेचर इफेक्ट, तापमान गुणांक के बारे में हमने पढ़ा और आर्रेनियस इक्वेशन था। ठीक है, उसके बाद में हमने आर्रेनियस इक्वेशन को देखा कि एक टर्म आई एनर्जी एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, ये पढ़ा था हमने। और उसके अंदर देखे थे हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से ऊर्जा और रिएक्शन प्रोग्रेस है उसके बीच में ग्राफ बनता है। और उसमें दिखाई देता है कि एक पीक आती है, एक स्लैंट आता है, पीक आती है, पीक आके फिर प्रोडक्ट मिलता है। तो जो पीक है या वो जो हाइट है वो बैरियर है। तो बैरियर उस रिएक्टेंट को, एनर्जी बैरियर उस रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा। तो वो जो बैरियर है उसकी ऊर्जा और उस रिएक्टेंट की ऊर्जा जो उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और वो जो बैरियर है, वो जो ऊर्जा है, वो कहलाती है देहली ऊर्जा। ये सब हम क्लास में पढ़ चुके थे। एक दो तीन और चीजें हमने देखी थी इसमें। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दो तरह के बनाए थे हमने। एक था ऊष्मा शोषी रिएक्शंस के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, और एक था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि सराउंडिंग से ऊष्मा ली जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें सराउंडिंग को ऊष्मा दी जाती है। तो ये हमने किया था, थोड़ा सा और इसको रिवाइज करने जिसमें ये सब हम पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ लिया था। सक्रिय संकुल के बारे में हम जान चुके थे कि जब अभिक्रिया होती है तो रिएक्टेंट पहले सक्रिय संकुल में बदलता है और फिर सक्रिय संकुल प्रोडक्ट में बदलता है। सक्रिय संकुल बहुत ही अनस्टेबल और हाईली उच्च ऊर्जा वाला होता है। उसके बाद हमने देखा था ऊष्मा शोषी, जिसमें कि प्रोडक्ट की ऊर्जा रिएक्टेंट की ऊर्जा से ज्यादा होती है। तो वो एनर्जी कहाँ गई, डिफरेंट जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो सराउंडिंग में गई। इसको कहते हैं हम ऊष्मा शोषी रिएक्शन। और दूसरी देखी थी हमने ऊष्मा क्षेपी, जिसमें कि जो प्रोडक्ट है उसकी ऊर्जा कम है रिएक्टेंट से। ठीक है, ये क्या हो गया, ये होगी ऊष्मा क्षेपी रिएक्शंस, है ना। एक होगी ऊष्मा शोषी, एक ऊष्मा क्षेपी। ये एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी सराउंडिंग हो गई। इसमें एक और चीज देखी थी हमने कि जब कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, तो हमें एक नया अभिक्रिया का पाथ मिल जाता है, जिसमें कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए कैटलिस्ट क्या है, जो रिएक्शन में पार्ट लिए बिना उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे। तो यहाँ क्योंकि एक नया पाथ मिल गया जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास वो ऊर्जा होगी वो ज्यादा हो जाएंगे और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। यही है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। और ये एक सवाल भी था कि उच्च ताप पर अभिक्रियाओं के वेग क्यों बढ़ जाते हैं। तो उसका रीजन हमने देखा था कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ गई, है ना। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि जैसे ही एक नया पाथ मिला इसको, जैसे एक नया पाथ मिला कैटलिस्ट से, तो क्या हुआ, सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने में भी यही होता है कि टक्कर लगाने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और उससे सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण। सक्रिय ऊर्जा क्या है ये हम अच्छी तरह जान चुके हैं। तो इसको निर्धारित करने के दो मेथड्स हैं यहाँ पर। पहला है यहाँ पर, जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं या आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। ओके, तो हम आरडीएस इक्वेशन पीछे देखी थी कि K इज इक्वल टू A
ई माइनस ई अपॉन आर टी, हम ऊपर से उसको कॉपी कर लेते हैं। के इज इक्वल टू ए दिस वन तो ये आर इक्वेशन है जिसमें कि के वेगनीयता, ए आवृत्ति गुणांक है, टी परमताप है और आर गैस नियतांक है। ठीक है, इससे हम आगे चलेंगे। अगर इसको ये यहाँ पर जो इसको हम लॉग में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के इक्वल्स टू माइनस की ए अपॉन माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस अगेन 2.303 लॉग ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हम इसको रीअरेंज करेंगे। लॉग के के इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन आर टी एस सच, और ये पार्ट देगा के नीचे टू 2.303 ओके प्लस प्लस यहाँ भी सेम होगा तो ये 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा log k is equal to माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log k is equal to माइनस ई ए अपॉन 303 r and 1 over by T. T is a absolute temperature, परिपरम ताप प्लस log of A, ये यहाँ पर आवृत्ति गुणांक है। ये जो इक्वेशन है ये ग्राफ की इक्वेशन के रूप में हमने इसको लिख लिया है। तो यहाँ अगर ये माने कि जो log k है दैट इज y, ठीक है, y एंड इज इक्वल्स टू, ये हम जानते हैं ग्राफ की इक्वेशन होती है m x एंड प्लस c। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि y इज इक्वल टू m। m क्या होता है यहाँ पर, m इज ए स्लोप, ओके, ढाल है ना, और c क्या होता है, c इज ए अंतःकरण और इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास ग्राफ की इक्वेशन के रूप में आ चुका है। अब हम खींचेंगे ग्राफ किसके रूप में, log k एंड 1/t। ये तो हो गया x हमारा और ये हो गया y। तो सो दिस इज कॉल्ड आलेखी विधि और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये आलेखी विधि है सर्किट निर्धारण के लिए।
अब हम ग्राफ खींचते हैं यहाँ पर। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस हो गए हमारे पास। ओके, जो ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा जिसमें स्लोप नेगेटिव होगा। नेगेटिव स्लोप कैसे? इस तरह। ये हमारा ग्राफ है सपोज। ओके, तो यहां हमने लिया एक्स में लॉग ऑफ ए, जो कि है ना, और इधर लिया है 1/t स्लोप का हो जाएगा इक्वल्स टू, जैसा कि हमने देखा, ए अपॉन 2.30 आर, ए अपॉन 2.30 आर। नेगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ये अगर रेट कांस्टेंट लॉग के और 1/t के बीच हमने ग्राफ खींचा और स्लोप आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.30 आर। हम निकाल क्या रहे हैं? सक्रिय ऊर्जा, है ना। सक्रिय ऊर्जा निकालनी है, हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं। आर इज ए, क्या होता है आर? आर एक गैस नियतांक है। इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर का यूनिट है। इस तरह हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं। लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ खींचेंगे, नेगेटिव स्लोप आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303 आर। स्लोप निकालना मैं पहले ही बता चुका आपको। दो परपेंडिकुलर डालते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह और इस तरह, इसमें से डिवाइड कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ से निकल सकता है। तो ये था ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दूसरा मेथड पढ़ते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है कि दो विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांक की गणना द्वारा। हेडिंग से ही आपको पता चल गया हो क्या करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं। सपोज एक है T1 1, हाँ सपोज एक है T1 और दूसरा है T2। तो ये दो टेम्परेचर हमने लिए, एक है T1 और दूसरा है सपोज T2। अब इन दोनों अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम गणना करेंगे किसकी? वेग स्थिरांक की। एक है सपोज K1 और दूसरा है K2। एक तो हो गया K1, दूसरा हो गया हमारा K2। ये हमारे पास दो चीजें आ गई, एक T1 टेम्परेचर पे K1 एंड T2 टेम्परेचर पे K2। इसके लिए हम ये जानते हैं, ऊपर हमने जो क्वेश्चन देखा है, लॉग
K1 sorry log K is equal to minus EA upon 2.303 RT प्लस log K। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ से उठा लेंगे, जो RMS इक्वेशन है ये आ गया। तो यहाँ पर ही हम एक तो यहाँ रख देंगे log, हम दो रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं, एक तो हो गया यहाँ पर log K1 और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर हो जाएगा T1। ओके, इसी तरह दूसरी रिएक्शन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, उसमें log K2 हो जाएगा और टेम्परेचर भी T2 हो जाएगा। तो ये है एनर्जी इक्वेशन निर्धारण का दूसरा तरीका, जिसके अंदर हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट प्राप्त कर लिए हैं और उनको आरएनएस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो log K1 इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 R T1 और दूसरा हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 R T2 प्लस log A। ये तो सपोज होगी इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा होगा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 में से हम एक को घटा देंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, सबसे पहले log K2 upon K1 ओके इक्वल्स टू माइनस E अपॉन 2.30 RT2, इसमें से हम घटा रहे हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे, ओके माइनस अंदर आ जाएगा, लॉग ए तो आपस में कट जाएंगे, तो अंदर आ जाएगा E अपॉन 2.303 RT1 क्लोज। ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3। अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में अगर इसको हम सॉल्व करें तो आ गया ये log K2 upon K1 equals to E upon 2.303 R or in bracket this is 1 1 T1 minus 1 upon T2। ओके, तो ये हमें अगर पता है डिफरेंट टेम्परेचर पे K1 और K2 की वैल्यू, जैसे कि हमने देखा इक्वेशन में, ठीक है, T1 पता है, T2 पता है क्योंकि टेम्परेचर हैं, R गैस कांस्टेंट है जैसा हमने देखा ऊपर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो गया, ठीक है। तो हम लॉग K1 और K2 हमने निकाल ही लिए हैं, तो हमें निकालना क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इस मेथड से भी हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनएस इक्वेशन। तो दो मेथड हैं जिससे हम सक्रिय ऊर्जा की
जो निर्धारण है वो कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया और एक विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांक की गणना द्वारा। तो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि इस पर एक मेजर क्वेश्चन आता है जिसमें कि सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा, ठीक है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा, और तीसरी चीज इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। ये तीनों चीजें हमने आज पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे एक थ्योरी है जिसे कहते हैं दृढ़ गोले के आधार पर सरल संघट्ट सिद्धांत, सिंपल कोलेजन थ्योरी भी कहते हैं इसको, जिसमें कि हार्ड स्फीयर माना जाता है अणु को एक, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि दृढ़ तो ये है दृढ़ गोले के आधार पर सरल संघट्ट सिद्धांत और सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर। तो अगर हम शुद्ध रूप से कहें तो जो आर्मिस समीकरण था वो सैद्धांतिक कोई पक्ष नहीं बताता है। तो जो पहला सैद्धांतिक अवधारणा थी वो थी दृढ़ गोले के आधार पर और सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर। तो इसमें अणु को एक दृढ़ गोले की तरह माना जाता है, सबसे बड़ी अवधारणा है, जिसमें न तो कोई वाइब्रेशन होता है और न ही कोई रोटेशन होता है, न कंपन है न घूर्णन है। हम आप लोगों के एक पूरा चैप्टर डिवोटेड है, पूरी यूनिट लगभग डिवोटेड है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दृढ़ गोले के बारे में पढ़ेंगे आगे कि दृढ़ गोला गोला होता क्या है, हार्ड स्फीयर होता क्या है, और रियल मॉलिक्यूल है वो दृढ़ होता है या नहीं होता है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ हमने इसको माना है कि अणु है वो एक दृढ़ गोले की तरह है, जिसमें ना तो कोई कंपन है न ही कोई घूर्णन है। तो ये पहली अवधारणा है, इसको हम लिखते हैं ओके। तो हम एक एक करके पॉइंट्स लिखते हैं जो हमें याद करने में सुविधा होती है, जिससे पहला, जैसा कि नाम बता रहा है कि इस सिद्धांत अणु एक दृढ़ गोला, दृढ़ गोले की तरह होता है, ठीक है। अणु क्या है, एक सिंपल दृढ़ गोले की तरह है, एक हार्ड स्फीयर की तरह है, ठीक है, जिसमें ना तो कोई कंपन है ना ही कोई घूर्णन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब तक अभिकारक अणु एक उपयुक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, उपयुक्त दिशा में नहीं टकराते, उनमें अभिक्रिया नहीं होती। जब तक अभिकारक अणु एक उपयुक्त दिशा में नहीं टकराएंगे उनमें अभिक्रिया नहीं होती है। तीसरी चीज, अभिक्रिया के वे दाब, ताप, उसकी प्रकृति
एवं सांद्रता आदि से किस होते हैं, किस तरह का मतलब क्यों प्रभावित होते हैं, ठीक, इसको हम सिद्धांत से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार अणु एक दृढ़ गोले की तरह है जिसमें ना तो कोई कंपन होता है, ना ही कोई घूर्णन होता है। जब तक अभिकार टक्कर होना जरूरी है अभिक्रिया के लिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, टक्कर कोलिजन इज कंपल्सरी फॉर रिएक्शन टू बी हैपनिंग। तो जब तक अभिकारक अणु एक उपयुक्त दिशा में नहीं टकराते उनमें अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, और हमने पीछे पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग दाब दाब उसकी प्रकृति और सांद्रता से किस तरह प्रभावित होता है उस सबको हम इस एक लॉ से, एक सिद्धांत से समझा सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जब तक अभिकारक अणु एक उपयुक्त दिशा में नहीं टकराते उनमें अभिक्रिया नहीं होती। उसी के साथ में ये टक्कर के पश्चात कारक अणुओं में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बढ़नी चाहिए। लेकिन ये नियम एक दूसरे से मिले हुए होते हैं क्योंकि इनका काल लगभग समान होता है, एक के साथ दूसरा आता है। जहां हमने आर्यनिक इक्वेशन पढ़ा था वहां पे भी एक दहली ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आया था ना। तो टक्कर के पश्चात अभिकारक अणुओं में एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बढ़नी चाहिए। तो पर्याप्त मात्रा में जो ऊर्जा थी वो क्या थी, दहली ऊर्जा उसको प्राप्त होनी चाहिए। उसी से सर संबंध है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बढ़नी चाहिए।